अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज यूएई और इंडिया के दरमियान मैच हुआ। इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। यूएई ने पहले बैटिंग करते वक्त 13.1 ओवर्स में 57 रन स्कोर किए और इंडिया ने 4.3 ओवर्स में इस टारगेट को पूरा किया, एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और 9 खिलाड़ियों से इंडिया ने ये मैच अपने नाम करवा लिया। नसीम भाई, कल आप कह रहे थे कि यूएई जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है या टफ टाइम देगा। जो ये था टफ टाइम नसीम भाई 57? मुझे पूरी तरह से अंदाजा था कि आज शो का आगाज इसी सवाल के बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं इसका जवाब भी जरूर दूंगा। देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा था कि अभी जो ट्राई सीरीज खेली गई उससे पहले 2-0 वाइट वॉश किया जो मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे इमारात ने। देन अगर इस ट्राई सीरीज़ की मैं बात कर लेता हूं तो एक मैच में तो उन्होंने अफगानिस्तान को इतनी मुश्किल में डाल दिया था कि वो सिर्फ 4 रन से मैच जीते थे। जो वो कह रहे थे ना भाई साहब के सेकंड नंबर की टीम है, तो सिर्फ 4 रन से बड़ी मुश्किल से जीते थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। दूसरी चीज़ ये कि जब कोई बहुत बड़ी टीम किसी लो रैंक टीम से खेल रही होती है तो प्रेशर उसी पे ही होता है, किसी लो रैंक टीम पे नहीं होता। उनके पास तो हारने के लिए कुछ भी नहीं है, इंडिया के पास हारने के लिए बहुत कुछ है। नंबर 1 टीम, वर्ल्ड T20 की चैंपियन, तो एक प्रेशर उनके ऊपर होता। मुझे समझ में नहीं आया कि T20 क्रिकेट जिस तरह की पिचेस पे खेली जाती है, क्या ये उस तरीके की पिच थी? इतना ब्रेक ले रहा था उस पिच के ऊपर। दुबई की पिच के ऊपर आमतौर पे मैंने इतना ब्रेक बहुत कम देखा है। शारजा की पिच पे ब्रेक देखा है, अबुधाबी की पिच पे ब्रेक होता है, दुबई की पिच पे इतना ब्रेक बहुत कम देखने को मिला। तो आप क्या कह रहे हैं कि इंडिया को फेवर देने के लिए ये हो रहा है? लेकिन अगर इंडिया को फेवर देने की बात आती है तो ये यूएई तो उनका अपना होम ग्राउंड है। देखिए, उनका अपना होम ग्राउंड अपनी जगह पर है, लेकिन जो प्लेयर्स का कैलिबर है उसमें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडिया अगर नंबर 1 टीम है, इंडिया अगर वर्ल्ड T20 की चैंपियन है, तो ज़ाहिर है उनका एक मोराल, उनका ग्राफ अच्छा होगा, उनके स्पिनर्स भी अच्छे होंगे। और आज वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि, लेकिन माजी में ऐसी बातें होती रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंडिया को फेवर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वो तो हम सबको पता है कि फेवर पहुंचाया जाता है। इतना स्पिनिंग ट्रैक के एक टीम 13 ओवर में आउट हो रही है, और जाहिर है फिर जब 60 रन का हदफ होगा तो फिर वो तो बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे 57-58 रन का। एक चीज मैंने देखी कि मतलब बात हो रही थी कि जी जसप्रीत बुमराह बड़े बेहतरीन बॉलर, नो डाउट हैं भी, लेकिन आज कोई वो उतने नहीं चले क्योंकि उन्होंने तो एक ही विकेट ली और वो एक्सपेंसिव भी रहे ऑल ओवर और बॉलर्स में से। लेकिन कुलदीप यादव और ये जो शिवम दुबे, ये तो इतना कोई रेगुलर बॉलर है भी नहीं दुबे, इनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। 4 विकेटें 3 विकेटें, तो ये तो फिर बड़ी ज़बरदस्त ही चीज़ सामने आई है। देखिए, शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग्स से खेले, मुंबई से इनका ताल्लुक है और ये मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। इनको दरमियान के अंदर लेकर आए और वो भी एंड में विकेटें हासिल करने में कामयाब हो गए। असल में इनकी कमर तोड़ी कुलदीप यादव ने, जो उन्होंने ऊपर के टॉप 4 आउट किए। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि कुलदीप यादव इस वक्त दुनिया के टॉप स्पिनर्स में से एक हैं। जितना उनका गेंद ब्रेक रहता है, जितनी वो जगह पे गेंदें कर रहे थे। जहाँ तक आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, देखिए राशिद खान और जसप्रीत बुमराह ये 2 ऐसे बॉलर थे कि जिनके बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया के स्पिनर में नंबर 1 है, ये फास्ट बॉलर नंबर 1 है। लेकिन इन दोनों का ग्राफ अगर आप रैंकिंग वाइज भी देखें, अभी रिसेंटली जो सीरीज़ खेली जाके इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में, वो हमने स्ट्रगल करते हुए देखा। जसप्रीत बुमराह ने इतने आउट नहीं किए जितने सिराज ने आउट करके दिए थे। खौफ बैठा हुआ बिला वजह बुमराह का। इनका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया है। चाहे जसप्रीत बुमराह की बात करो, राशिद खान अब रैंकिंग में 8वें नंबर पर है। राशिद खान तो मुसलसल मैचेस खेल रहे हैं। अगर बाबर आजम और रिजवान टॉप रैंकिंग में थे और वो अगर नीचे उनकी रैंकिंग चली गई है तो काफ़ी अरसे से उन्होंने T20 क्रिकेट नहीं खेली। राशिद खान तो हर मैच में, क्योंकि वो तो कप्तान है, उन्होंने तो खेलना ही खेलना है, वो 1 से लेके 8 नंबर पर आ गए। तो क्रिकेट में बड़ी चेंजेस आती हैं और मेरी अपनी ज़ाती राय में जसप्रीत बुमराह नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जितना वो इफेक्टिव हुआ करते थे, जिस तरह राशिद खान होते थे। राशिद खान ने इमारात के खिलाफ मैच में 38, 39 रन दिए। आज अगर आप कुलदीप यादव को देखें तो उन्होंने जगह पे गेंद की है, वो भी उतने ही बड़े बॉलर करार दिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह और राशिद खान का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे की जानिब गामज़न है, नीचे आ रहा है। तो भाई, और उसमें राशिद का तो मुझे पता है क्योंकि राशिद को बड़े बोलने का भी शौक है और बड़े ड्रामेबाजी करने का भी शौक है। और बुमराह के साथ क्या हो रहा है उनको देखना चाहिए। आते हैं जी अपनी खबरों की जानिब। मीडिया पे जी एक बड़ी खबर चल रही है जो कि एक फेक खबर है। खबर ये चल रही है कि जी पहले हो रहा है कि सूर्या कुमार ने पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, फिर आया कि जी सलमान अली आगा नहीं मिलाया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, हाथ भी मिलाया था। और ये फेक न्यूज़ जो चलना शुरू हो गई, इसकी वजह क्या है नसीम भाई? आपको पता है
आप हाथ मिलाते हुए तो कैमरे ने इतना ज़्यादा नहीं दिखाया था। मोहसिन नकवी से उन्होंने हाथ मिलाया था और उन्होंने मिलाया सलमान से भी हाथ मिलाया था। आपको पता है उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं उनके मुल्क में। बिल्कुल, हाथ मिलाने की वजह से उन्हें मुल्क के अंदर अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें, सिर्फ हाथ मिलाने पे गद्दार करार दिया ये जा रहा वहाँ है। के जो क्रिकेटर्स सार्फिन क्रिकेट है इंडिया के, उन्होंने इस बात को बड़ा एक तनकीद का निशाना बनाया कि जी मोहसिन नकवी से हाथ क्यों मिलाया, क्योंकि ये वजीर दाखिला हैं और इन्होंने हमें जो है बहुत धोया था और तो 6-0 किया था। हाँ 6-0 किया था, तो इनसे हाथ मिलाना एक बड़ी बेइज्जती है। तो पता है, बेचारे इनको हजम नहीं होके दे रहा। सूर्या कुमार पे एक बड़ा बैकलैश आ रहा है। लेकिन नसीम भाई ये तो वहाँ की फिर आवाम भी बड़ी, कोई अब क्या बोलूँ मैं कि ये कौन सी बात हुई कि हाथ मिला लिया, ये कर लिया, मतलब अजीब बात है ये तो। अवाम्स के अलावा उनके कुछ क्रिकेटर्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी बोलते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि वो जो उन्होंने ही स्ट्राइक की, उन्हें ही लड़ने का शौक था, उन्हें ही मुंह की खानी पड़ी। हमारा भाई आप हमें छेड़ोगे तो फिर हमारी फोर्सेस तो तैयार बैठी हुई हम हैं। तो बैठे हुए थे तमीज से, हम आराम से बैठे हुए थे। हमें छेड़ोगे तो फिर हम तो ज़ाहिर है आपका रिप्लाई करेंगे। फिर वो 6-0 या 160 वो हमें करने में देर नहीं लगेगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम तो बस खेल को खेल ही रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मैदान को जंग बनाया जाए, उसको उखाड़ा बनाया जाए। आप खेल के साथ ना खेलो, खुदा के वास्ते। इन लोगों के दिमाग में जो भारतीय हैं हमारे, उनके दिमाग में ये चीज़ कौन भर रहा है कि मतलब ये तो बेइज्जती है। कोई भी सुनेगा ये बेइज्जती है कि यार हाथ मिला लिया, अगर ज़ाहिर है उसने कैप्टन ने, सूर्या कुमार ने, तो इसमें ऐसा क्या है। और वो ज़ाहिर है एशियन काउंसिल के वो सरबराह भी हैं मोहसिन नकवी साहब, तो हाथ तो उन्होंने मिलाना था। तो इस पर ये इनके दिमागों में कौन भर रहा है, ये जो बेचारे वहाँ के कुछ हैं कम दिमागों के लोग। पहले इतना तासुर नहीं था। नरेंद्र मोदी साहब को ख्याल आया कि भाई किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान को काबू करेंगे, हमने उनको काबू कर लिया। अब वो उनको हजम होके नहीं दे रहा। वो जो हजम नहीं हो रहा, मैं आपको बताया था कल भी कि किसी हकीम के पास जाए, चूरन वूरन खाए, हजमेगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया के जर्नलिस्ट। आप यकीन माने ये जो 6-0 हमने किया है, उसके बाद से वो भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। भाई ऐसी भी छोटे दिल के ना बनो भाई, आप ही ने किया था काम, हमने तो रिप्लाई किया। आप दोबारा करोगे हम उससे सख्त रिप्लाई देंगे, क्योंकि हमें अपने मुल्क की हिफाजत करना आती है। लेकिन आप ग्राउंड को उखाड़ा ना बनाओ यार। ये पता है इसका, पता है बाहर क्राउड लड़ा होगा आप। हाँ, आपको मैं एक बात बताऊं, शेरी भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, आज की तारीख तक 14 तारीख को जो मैच खेला जा रहा है उसकी पूरी टिकटें नहीं बिकी हैं। मोस्टली टिकट्स इंडियन खरीदते थे। आप जब ग्राउंड में जाएंगे तो ग्रीन तो कमी दिखाई देती थी, ब्लू दिखाई दे रही होती थी। आबादी बहुत है ना। चाहे मेलबर्न में हो रहा हो मैच, चाहे लॉर्ड्स में हो रहा हो मैच, चाहे अमेरिका में हो रहा हो मैच, ब्लू शर्ट्स दिखाई देती है। आज की तारीख में बता रहा हूँ, वरना तो ये टिकट जिस वक्त खुलते हैं ना उसी वक्त बिक जाते हैं। और आज भी वो टिकट अवेलेबल है, क्योंकि इंडियंस शायद सामना नहीं कर पा रहे पाकिस्तानियों का। वहां पर वो फेस नहीं करना चाहते हैं ग्राउंड में जाके पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों ने तो जिनने जाना होता है उन्होंने टिकट खरीद लिए, लेकिन जो इंडियंस, जो आपको ब्लू शर्ट्स बहुत ज्यादा दिखाई देती थी, गो के अब भी दिखाई देगी, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है, लेकिन टिकट्स का अवेलेबल होना 3 दिन पहले मैच से मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। और मुझे लग रहा है कि वो जो 6-0 हुआ है वो अब तक हजम नहीं हो रहा। अच्छा, ये चीज़ मैं लेकिन थोड़ा सा वहाँ की आवाम को भी बताऊँ, जो इंडिया की हमारी आवाम है, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोले। भाई ज़ाहिर है हम बैठे हुए थे, आपने कहा नहीं हमें लड़ना है, हमने कहा आ जाओ। हम लोग तो फिर क्या बैठे हुए थोड़ी चूड़ियाँ पहन के, हमने कहा आ जाओ। फिर आए, आपने मार खाई, चले जो भी है, दोबारा जख्मों पे नमक ना छिड़कूं। लेकिन अगर आपका कैप्टन हाथ मिला रहा है तो ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक और खबर है कि जी पाकिस्तान इंडिया के कैप्टन बैठे थे, किसी ने सवाल किया कि जी अभी हालिया कशीदगी हुई, उस हवाले से अब आप फील्ड में उतरेंगे तो क्या रहेगा। तो जिस पर सूर्या कुमार यादव ने कहा ये अल्फाज कि अभी तक सब अच्छा चल रहा है तो बिना मतलब के उंगली क्यों करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उंगली क्यों करें। फिर उन्होंने कहा जी बायलैटरल सीरीज में भी सब बढ़िया था, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वहीं जब सलमान अली आगा से ही कमेंट किया गया तो उन्होंने कहा एग्रेशन जो है वो ग्राउंड में दिखाना चाहिए। ये बड़ी एक अच्छी बात रही और दोनों जानिब से एक तरीके से बैलेंस ही आया। गो के सूर्या कुमार यादव कुछ उसमें ज्यादा बोल गए, लेकिन सलमान अली आगा ने कहा कि जी जो एग्रेशन है वो ग्राउंड में दिखाएंगे। सलमान अली आगा का तो जवाब बिल्कुल ठीक था। और जैसे अभी जो सूर्या कुमार यादव ने कहा, तो उन्हें तो उंगली करने का अंजाम पता चल गया था। तो वो तो समझ गए थे इस चीज को। तो उन्होंने कहा सवाल में तो ना करो, खुदा के वास्ते, सवालों में ना हो गया वो हो गया। साफी भी छेड़ रहे हैं, हमारे वजीर आजम ने किया था, तो फिर वो क्या हुआ, इसी तरीके की चीज करने की कोशिश की थी, तो उनको अंजाम पता चल गया। मेरे ख्याल है सूर्या कुमार यादव ने हाथ मिला के बुरा नहीं किया। सही कहा उन्होंने। मैं सूर्या कुमार यादव को यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि
मुझे वो बहुत बुरा लगा था कि हमारा पठान चौड़ा बन के खड़ा हुआ है, उनके पठान नीचे से जो है वो जा रहे हैं, इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों जो है वो लाला ground गले छोड़ में के फुल भाग रहे हैं। शेरों की तरह। तो हमारा पठान यहाँ भी तगड़ा था, हमारी फोर्सेस यहाँ भी तगड़ी हैं, तो हम जंग की बात नहीं कर रहे भाई, हम कभी नहीं करते, हम ना करते हैं ना हमें शौक है, अमन की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई इस खुशफहमी में रहता है, कोई भी मुल्क, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, कोई भी मुल्क उस खुशफहमी में रहता है कि जी शायद कोई पाकिस्तानी कौम को डरा लेगा, तो वो तो फिर आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन जो भी इंडिया में इस वक्त शायकीन क्रिकेट ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं कि हाथ क्यों मिला लिया, ये क्यों कर लिया, जिसको हजम नहीं हो रहा है आसपास किसी हकीम के पास जाएं, एक अच्छा सा चूरन आता है वो खाएं, तो आपका हाजमा जो है वो हाथ मिला लिया, अगर वो गले मिल लेती तो मेरे ख्याल में कि उनके घर में पथरा हो चुका होता। ये तो घर भी नहीं जाते। हाँ, सूर्य कुमार। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद और सारी खबरों के साथ आते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारी खबरें हमारे पास यहाँ पर हैं। नसीम भाई, आज जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, इंडिया और यूएई का जो है वो मैच हुआ, जिस पे आपको बड़ी उम्मीदें थी यूएई से, वहीं जो उनके कैप्टन थे उन्हें भी बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने मैच से पहले कहा कि जी हम तमाम टीम्स को बराबर समझते हैं और कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा हम सख्त मेहनत कर रहे हैं, हमें अपने मंसूबों का पता है, ये हमारा होम ग्राउंड है। मतलब बड़ी बड़ी उन्होंने मोहम्मद वसीम साहब ने बातें कर दी। तो बातें करने से पहले सोचना तो था, या तो कुछ करके दिखाना था। तो ये मैच से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों हो जाती हैं? मेरे ख्याल पिच कवर्ड होगी, वसीम ने पिच नहीं देखी होगी, चेक नहीं किया उन्होंने। अगर यही प्रॉपर T20 क्रिकेट का मैच होता तो ऐसा नहीं है कि उनके आसिफ जिस तरीके के बैटर हैं, वसीम ज़बरदस्त किस्म के बैटर हैं, उनके काफ़ी अच्छी उनकी बैटिंग है, वो 150 रन नहीं करते, चाहे वो बुमराह खेल रहे होते, कुलदीप यादव खेल रहे होते। अब अगर पिच में इतना बड़ा बड़ा टर्न होगा तो आप कैसे जो है वो खेलेंगे? नसीम भाई, एक चीज़ पे मैं बड़ा परेशान हूँ, और तो मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ कि जब ज़ाहिर पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम यूएई में मैच करा देते हैं। इंडिया चाहता तो ये मैच श्रीलंका में भी करा सकता था, बांग्लादेश में भी करा सकता था। तो इंडिया ने ये मैच जब यूएई में कराया तो डेफिनेटली इंडिया ने यूएई को कुछ फ़ायदा दिया। तो क्या बदले में यूएई भी इंडिया को कुछ फ़ायदा दे रहा है? देखिए, इंडिया एक तो वैसे भी बड़ा क्रिकेटिंग जाइंट है अपने पैसे की वजह से। नंबर 2, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो श्रीलंका भी मैचेस ले आ सकते थे। वो बांग्लादेश तो खैर अब उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे हसीना वाजिद के बाद से, तो वो वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यूएई में अगर वो आके खेलेंगे तो ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट की सूरत में, होटलिंग की सूरत में, ठीक है, कुछ हो सकता है कि टिकटिंग की सूरत में कहीं ना कहीं तो बड़ा फ़ायदा यूएई को हो रहा है। फिर एक बड़ा इवेंट जो है जो इंडिया में होना था, इंडिया लेके अगर यूएई में आ रहा है, इंडिया को फेवर कहीं ना कहीं छोटे मोटे तो मिल ही जाते हैं। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि मेरे लिए बड़े सरप्राइजिंग थी आज की पिच। मुझे 200% यकीन है वसीम ने ये पिच नहीं देखी, इतनी बड़ी बात वरना वो नहीं, वो फिर दूसरे अंदाज से उतरते। जो उन्होंने टीम उतारी है उसने बैलेंस उतारी है, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अपने स्पिनर्स नहीं खिलाए थे। इंडिया 3-3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतारा, जबकि उन्होंने कहा था कि स्पिनर्स बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। ये बात तो वसीम ने कही थी, तो फिर स्पिनर्स उतारे क्यों नहीं? स्पिनर्स क्योंकि देखिए अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा किस चीज़ का होता है कि जब आदमी पिच देख लेता है। पहला मैच हो रहा था दुबई के अंदर, जो ट्राई सीरीज़ खेली गई उसका भी कोई मैच नहीं हुआ, पिच कवर्ड है। इमारात की टीम बहुत, कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया और इमारात का, हम ये कहें कि डेफिनेटली नहीं है, लेकिन मुकाबला इतना भी नहीं था कि टीम जो है वो 57 रन पे आउट हो जाए और 4 ओवर के अंदर टारगेट चेज हो जाए। ऐसा तो नहीं था कि भाई कोई एक गली की टीम आ गई है और उसके सामने इंडिया खेल रहा हो। तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो इंडिया को, उनके स्पिनर्स अच्छे, इतनी स्पिनिंग ट्रैक T20 क्रिकेट में कहाँ होता है। अगर ये वाले ट्रैक हर जगह पे रखेंगे, पाकिस्तान के भी तीनों स्पिनर उतरते, इनके भी तीनों स्पिनर उतरते, देखते हैं कि कितना टर्निंग ट्रैक रखते हैं ये, हम उस दिन देख लेंगे। अच्छा, एक भारतीय साफी है गुप्ता शुप्ता करके कोई उसका नाम है, पाकिस्तान भी आया था, आने के बाद फिर शकरकंदियां भी खा कर गया। मुझे आपका दोस्त है, वो पाकिस्तान की शकरकंदियां खा कर गया। फिर मुझे तो खबर आ रही उधार भी लेकर गया किसी से, आप ही बता रहे थे, मुझसे मांग रहा था कि पैसे खत्म हो गए। वो कह रहे, आपने मुझे खुद बोला था गुप्ता शुप्ता जो भी है वो पैसे जैसे मांग रहा था। अरे गुप्ता जो है वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचेगा। ये कोई क्या मतलब, वो भी है पामिस्ट भी है कि उसने कोई हिसाब लगाया कि जी पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचेगा। किस बात की इतनी बातें कर रहा है भाई वो? पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि फैंटास्टिक टी, फैंटास्टिक शकरकंदी, ये सब यहाँ पे मिलती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर जो दूसरी बात मैं आपको कह रहा था वो ये कि वो सही कह रहे हैं,
क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा कि शायद इंडिया पहुंच पाए फाइनल में। इसलिए इस वजह से वो मैं विक्रांत की इस बात को सेकंड करूंगा, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में पहुंच रहा है, शायद इंडिया ना पहुंच पाए। मैं कंफ्यूजन में भी था, इसी कंफ्यूजन में मैं दिखाई दे रहा था जब भी मैंने कहा था कि टफ टाइम दे सकता है, इतने अरसे से वो खेले नहीं। लेकिन विक्रांत की बात से मैं एग्री करता हूँ कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तीसरा मैच ना हो और इंडिया शायद फाइनल में ना हो। हाँ, ये ना हो, मुझे ऐसा लगता है। और जो भी तुम साफ़ी हो भाई, मैं तो ऐसे बंदे को साफ़ी मानता ही नहीं हूँ जो इतना दोगला हो कि जब इधर आए थे तो पाकिस्तान के तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, फिर वहाँ गए तो कुछ और बांधे कि जी मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं पाकिस्तान आया। तो तुम एक दोगले इंसान हो, साफ़ी तो तुम हो नहीं, ऐसी हो बस। वो जैसे इरफान पठान है ना कोई चवल मार के कहता है मैं सब सुर्खियों में रहूँ, तुम भी वही हो। तो बहरहाल इस वजह से आकाश बूदी मीडिया। अच्छा, ये मुझे बताइए आकाश चोपड़ा कौन है? पहले तो जरा मुझे इसके बारे में बताएं, फिर मैं इसके साथ आता हूँ। ये कौन है आकाश चोपड़ा? कुछ थोड़े से मैच इंडिया के लिए उन्होंने खेले थे, लेकिन उनका खोपड़ा जो है ना, मेरे ख्याल है कि कुछ ज्यादा ही खोपड़े का तेल डलना चाहिए, वो सोचता ज्यादा है वो खोपड़ा। आकाश चोपड़ा जो है, जिनके खोपड़े पे जो है वो खोपरे का तेल डलना चाहिए ताकि नॉर्मल रहे। वो कह रहे हैं मैं लिख के देता हूं कि एशिया कप का फाइनल जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। अफगानिस्तान वो वाहिद टीम है जो इंडिया का मुकाबला कर सकती है फाइनल में। ये आकाश चोपड़ा, जिनका खोपड़ा ऊपर से खाली हो चुका है, वो ये बातें कर रहा है। तो ये है कौन बंदा? तो आपने मुझे बताया कि छोटे मोटे मैचेस खेला है वो। भाई वो ज़ाहिर है, जिसका खोपड़ा ऊपर से खाली हो गया हो तो फिर वो इस तरीके की बात कर सकता है, उसको मार्जिन ज़रूर देना चाहिए। और बड़ा हैरान कौन है कि वो ऐसा लगता है कि मैंने कहा ना, वो हज़म नहीं होके दे रहा। वो जो 10 मई है आज तक, वो अभी तो इतना ज़्यादा एग्रेशन में कभी भी नहीं हुआ करते थे। और यही बात जो है वो इरफान पठान ने भी कही थी कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान कोई टफ टाइम दे सकता है। अरे भाई, अफगानिस्तान का अभी जो हमने हाल किया है वो आपके सामने, उसके बावजूद आंखों देखे मक्खी निगलने की कोशिश ना करो। आके 14 तारीख को मुकाबला करो पहले पाकिस्तान से, उसके बाद बात करना। जिस टीम के बारे में तुम अफगानिस्तान के बारे में बार बार कह रहे हो, उसके साथ अगर हमने 10 मैच खेले तो हमने 6 मैच जीते हुए। उस टीम को अगर हमने रिसेंटली इमारात की कंडीशन में, क्योंकि अफगानिस्तान में तो मैचेस होते नहीं है, वो तो अपने होम मैचेस सारे इमारात में खेलते हैं, तो हमने उनको उनके मुल्क में जाके समझ ले इमारात में जाके जो है वो हराया, और क्या वन साइडेड मुकाबले के बाद हराया। तो मेरे ख्याल है कि जिस तरीके की बड़ी बातें हम अफगानिस्तान के मुंह से सुनते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भाई भाई बन के जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा, ये आकाश चोपड़ा की अपनी क्या हैसियत रही इंडियन क्रिकेट टीम में? इसकी हैसियत क्या थी? भाई एक बैटर थे उनके, ये 1-2 मैच खेले थे, लेकिन आपको पता है कि वहां पर तो 1 या 2 मैच खेलने वाला भी जो है वो फिर उसके बाद सोशल मीडिया का ही सहारा लेता है भाई। हाँ। वो बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही कर रहा होता है, बाकी उसकी पहचान अपनी पर्सनली तो कुछ भी नहीं है। अब मैं एक बात कहूँ कि हमारे यहाँ पर किसी ने 1 मैच खेला था या 2 मैच खेले थे, तो अगर वो उनकी पहचान उस तरीके की नहीं है, लेकिन जब वो कमेंट्री में आए, उन्होंने बात की, तो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। इनकी पहचान खाली खोपड़ा ही, खाली खोपड़ा, और इसके अलावा इनकी कोई खाली खोपड़ा। आज से इनका नाम है आकाश चोपड़ा, खाली खोपड़ा। बस ये इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं कि मैं लिख के देता हूँ, मैं ये करके देता हूँ। आपका लिखा हुआ ना स्कूल में भी आपके जो बच्चे होते हैं ना, जब आप जाते होंगे कि मैं लिख के दे रहा हूँ, आइंदा मेरा बच्चा नहीं करेगा, प्रिंसिपल फाड़ देती होगी, क्योंकि आपके लिखने का कोई फायदा नहीं है। जिस अफगानिस्तान टीम की ये बात कर रहे हैं, उसी के कोच ने, जोनाथन ने कहा है, ट्रॉट ने, कि हम थोड़े खुशकिस्मत थे कि हमारे कैच ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से हम मैच जीत गए। या अफगानिस्तान के कोच के अपने मुंह से अल्फाज हैं कि अगर हांगकांग की टीम कैच पकड़ लेती तो हम मैच नहीं जीत पाते। भाई अब ये बात खोपड़े को भी बताओ कि भाई उनका कोच, जिस टीम को आप इतनी फेवर कर रहे हो, उनका एक फेयर कोच है जोनाथन ट्रॉट, बहुत बड़े बैटर थे इंग्लैंड के, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि हम हांगकांग के खिलाफ अगर हमारे 6 कैचेस जो छूट गए तो हम लकी थे, अगर वो हांगकांग से कंपेयर कर रहे हैं अपनी टीम को, तो आप कहाँ पे कंपेयर कर रहे हो भाई? जोनाथन ट्रॉट से ही जाके पूछ लो कि ये जो बात कर रहे हो आप लोग, वो सब अहमकाना बात कर रहे हो। अगर वो 6 कैच ड्रॉप हुए थे, उसके बावजूद भी अफगानिस्तान फेवरेट था, क्योंकि हांगकांग की तो कोई रैंकिंग ही नहीं है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। हांगकांग 24वें नंबर की टीम है, अफगानिस्तान 9वें नंबर की टीम है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलती है, लेकिन उनके कोच ने बड़ी रियलिटी पे बात की कि देखें, मैंने जो कल भी बात कही थी कि प्रेशर इंडिया पे था, इमारात पे नहीं था, वहाँ अफगानिस्तान पे प्रेशर था, हांगकांग पे प्रेशर नहीं था। और अगर वो 6 कैच हो जाएं तो फिर जितनी आसानी से मैच जीतने में कामयाब हुए अफगानिस्तान, इतनी आसानी से वो मैच नहीं जीत। बिल्कुल जी, इस तरह जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे वो गुप्ता शुक्ता हो, चाहे ये खाली खोपड़ा हो, ये इस तरह की बातें ना किया करो।
करोगे तो फिर हमसे जवाब वहाँ भी तुमने देखा था 6-0 में भी, और यहाँ भी देख लोगे, यहाँ तो हम छोड़ते ही नहीं है। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025। कुछ क्रिकेट हो जाए और बहुत सारी खबरें, कुछ तो क्रिकेट हो रही है, खबरें हमारे पास बहुत सारी है। एक बड़ी ज़रा फनी सी खबर है, उसको भी हम चाहते हैं थोड़ा डिस्कस करें। एशिया कप 2025 से पहले जो हार्दिक पांड्या हैं, उनका हेयर स्टाइल जो है वो वायरल हो गया, जिसपे कुछ लोगों ने उनके इस बोल्ड लुक की तारीफ़ की, तो कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा इनके बालों पर GST लगना चाहिए। वैसे बड़े कुछ उन्होंने अजीब से बाल बनाए हुए। वहीं किसी ने कहा कि छपरी पांड्या इज़ बैक, तो उन्होंने, जो पांड्या हैं, उन्होंने जवाब दिया कि वॉच आई एम वेयरिंग योर होल कैरियर। ये उन्होंने कह दिया। पहले तो बताइए छपरी का मतलब क्या होता है? ये तो मैं भी नहीं समझ सका हूँ, छपरी क्या है ये? तो ये लोग उनके बालों का मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उस पर अजीब GST हुलिया, लगा रहे हैं। हार्दिक पांड्या का हुलिया अगर आप देखेंगे कि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं कि जिनको देखने के बाद आदमी को गुस्सा आ जाता है। हाँ। हर बार वो ऐसी जो है वो, तो नसीम भाई, इसमें तो उनके स्टाइलिस्ट की गलती है ना। स्टाइलिस्ट बताता होगा लग रहे हो यार, देखिए, क्लास लग रहे हो। ये कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या दोनों भाई हैं और ये दोनों मुंबई में बहुत गरीब घराने से आए हैं और वो आज तक उनके ऊपर वो झलक नज़र आ रही होती है बेचारों के चेहरों के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर। हार्दिक पांड्या इज़ नंबर 1 ऑलराउंडर इन T20 क्रिकेट नाउ। वो प्लेयर, उसकी खेल पे किसी को भी इनकार नहीं है, वो वाकई में बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। ऐसा ऑलराउंडर जो है वो मीडियम पेस गेंदे करने वाला और जिस तरीके की वो हिटिंग कर लेता है, इस वक्त वर्ल्ड में मौजूद नहीं है। हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत में कुछ ऐसी चीज़ है कि वो जो कोई होता है ना, आदमी देखने के बाद यार ज़रा थोड़ा सा कुछ। अब देखिए ना, जैसे किसी ने कहा, बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, छपरी पांड्या इज बैक, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मैंने घड़ी पहनी है तुम्हारा पूरा कैरियर है। तो कुछ लोगों का एक मसला होता है, वो मसला ये होता है कि वो चाहे कितनी भी महंगी चीज़ पहन लेना, लगती नहीं उन पे, तो उन्हें बताना पड़ता है दादा भाई की घड़ी चेक करो कितने की है। ये कुछ मसला होता है कि कुछ लोग सस्ती चीज़ पहने, वो महंगी लगती है, और बेचारे पांड्या ने ज़ाहिर महंगी घड़ी ही पहनी होगी, तो उसको बताना पड़ रहा है। जिसने भी उसको कहा छपरी पांड्या इज बैक, तो उसने बोला कि मैंने जितनी घड़ी पहनी इतने का तुम्हारा पूरे कैरियर की कमाई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उनकी शख्सियत ऐसी है, वो अब बहुत पैसे वाले हो गए, लेकिन उनकी शख्सियत का अंदाज ऐसा है कि अगर वो ब्रांड की शर्ट भी पहने होंगे ना, तो बोलेंगे यार ये लुंडा से लेके आया होगा। हाँ, बेचारे के साथ है, बेचारे के साथ कुछ ऐसी चीज़ है, वो दिखने में जो उनकी शख्सियत है वो हर दफ़ा एक मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। ऐसे कहना नहीं चाहिए नसीम में, बुरी बात है। लोग बहुत गलत बात करते हैं। इंडिया के देखें ना, लोग उनको कह रहे हैं उनके बालों पे GST लगा दें, गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, उनकी जो करतूत है उस पर GST जरूर लगना चाहिए। हर दफ़ा मुख्तलिफ होके आते हैं, और आप अपने स्टाइलिस्ट को पकड़े कि भाई ये तुम मुझे क्या मशवरे देते हो। आपने कहा कि अब वो बड़े अमीर हो चुके होंगे, तो जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो अमीर होते हैं, उन पे ज़्यादातर फिक्सिंग के इल्ज़ाम लग रहे होते हैं। अभी मैंने देखा कि जी कपिल देव, एक पुराने इमरान खान और जावेद मियांदाद के दौर के क्रिकेटर हैं, उन पे फिर फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा दिया योगराज सिंह ने। तो उस वक्त तो हम पैदा भी नहीं हुए थे जब ये क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये क्या सट्टेबाजी तब से चल रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी मज़ेदार इत्तेफाक की बात है कि जब पहली मरतबा युवराज सिंह ने कपिल देव पे इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने अज़हरुद्दीन और इनको दोनों को साथ में मिलाया था। अज़हरुद्दीन पे तो लाइव बैन भी लगा, और उस वक्त जब लगा था ना, तो कपिल देव पे जब इल्ज़ाम लगा, कपिल देव फूट फूट के रोए और कैमरे के आगे रोए। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया था उस वक्त। उन्होंने कहा यार ये रो क्यों रहा है, वो हंस रहे थे, वो इतना हंस रहे थे, कहने लगे यार ये रो क्यों रहा है। हालांकि ये उस दौर के ऑलराउंडर थे कि जब ये हैडली, इमरान, कपिल देव ये बराबर के माने जाते थे, ये तमाम के तमाम ऑलराउंडर, इयन बोथम, लेकिन वो इतना हंसे, कहने लगे कि भाई अगर तुमने नहीं किया तो रो क्यों रहे हो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर तुमने नहीं किया। और वो इतना हंस रहे थे कि ये रोया क्यों है, वो जैसे हंसते कहने ये रोया क्यों है, मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि ये रोया क्यों है। और भाई अगर आप पे मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा था, और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है युवराज सिंह ने कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइल बंद कर दी, आज तक उस फाइल का पता ही नहीं है, दोबारा वो केस खोला ही नहीं। ये केस उठा था कि कपिल देव ने मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे। उन्होंने कहा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने वो फाइल ही दफन कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी अपनी बात पे कायम है। उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दिया है। ये गेम पुराना चल रहा है ये। अच्छा, जो आपने बात की, पहले बंदे का नाम लिया अजहरुद्दीन,
अजरुद्दीन तो आपको मारने पे दौड़ रहे थे, आपका बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, वो क्या स्टोरी थी ये तो बताएं कि आप बच गए थे अजरुद्दीन से, आपने बड़ी अपनी जान बचाई, कैमरा छीन लिया था, कैमरा छीन लिया था अजरुद्दीन ने आपका, वो क्या था? वो मैं जब मेरा पूरा ससुराल बेगम का ताल्लुक है हैदराबाद दक्कन से, तो पूरा ससुराल हमारा जो है वो हैदराबाद दक्कन में, तो ज़रा असर रसूख वाले थोड़ी शख्सियात हैं, तो उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लाइनअप किया अजरुद्दीन के साथ। बंजारा हिल में उनका एक वो जिम है जहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे वो संगीता बिजलानी और वो दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो जो अजहर भाई ऐसे बोलते हैं, उनका अंदाजा है मैं मैच फिक्सिंग पे बात नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई अगर मैच फिक्सिंग पे नहीं करेंगे तो इंटरव्यू का फायदा क्या है, आप पे लाइव बैन लगा है। मैंने थोड़ी पूछ रहे लूडो में छक्का कितनी जल्दी ले आते हैं। लेकिन मैं जो है ना वो मेरा कोर्ट में कैसे मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं जीत जाऊँगा ये वो। मैंने कहा सर आप यही बोल दीजिएगा, मैं आपसे सवाल तो करूँगा। खैर पहले मैंने स्टार्ट लिया, मैंने कहा जी अजहरुद्दीन साहब आपने टेस्ट क्रिकेट में आते ही 3 सेंचुरियाँ स्कोर की, क्या आगाज़ था आपका। शर्माते हुए उन्होंने जवाब दिया, संगीता बाजी आपने क्या, भाभी आपने क्या फ़िल्मों में काम किया। पहले मैंने इनको बनाया, फिर उन्होंने कहा बस अल्लाह ने करम किया ये वो। मैंने कहा भाई अल्लाह ने आप पे इतना करम किया तो आपने मैच फिक्सिंग क्यों की? कह लेंगे मैंने मैच फिक्सिंग नहीं की। मैंने कहा तो फिर आप हमारे सलीम मलिक साहब पे भी बैन लगा था। मैंने कहा आप और सलीम मलिक पे ही बैन लगा, बाकियों पे बैन क्यों नहीं लगा है? वो तो कन्फ्यूजन भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है ये वो। तो मैंने एक जगह सुना था ये बात ना, तो क्योंकि फिक्सिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको आपने सुना होगा कि बहुत पाबंदियां लगाई गई हैं, वरना ये जो बुकीज़ होते हैं ये ख़वातीन को भी जो है वो मिलाते हैं खिलाड़ियों के साथ और इसको इस्तेमाल करते हैं। समटाइम हनी ट्रैप भी होता है। तो मेरे मुंह से निकल गया वो, जब उनसे पूछा मैं आपने क्यों किया, 2-3 मरतबा उनसे पूछा ना, तो थोड़ा सा वो वैसे भी डिस्टर्ब हुए। फिर मैंने कहा सुनने में तो ये आता है कि संगीता भाभी की भी आप खिदमत हासिल करते थे इस काम के लिए। वो एकदम से आपे से बाहर, क्योंकि रिकॉर्डिंग थी, लाइव तो था नहीं। तो उन्होंने कहा वो मैं ये तो नहीं बता रहा हूँ कि उठो, उठाया उन्होंने। भाई उनके वो जो जिम वाले थे वो भी आ गए वहाँ पे ना। हमने कहा तो अल्लाह ही खैर करे। उन्होंने कहा छीनो इनका कैमरा, हमें नीचे उतार दिया। वो 3rd फ्लोर पे हम लिफ्ट से गए थे, हम वापस नीचे आके खड़े हो गए। फिर मैंने अपने ससुराल में फ़ोन किया, मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा यार आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर की होगी, वरना वो जितनी हमारी इज्जत करता है ऐसा हो नहीं सकता। फिर इतनी रिस्पेक्ट थी उनकी कि उन्होंने कॉल की तो उन्होंने हमें ऊपर बुलाया और गुस्से में बैठे, यार पहले तो वो मिटाओ जो अभी तुमने सवाल किया। मैंने वो सवाल मिटाया, उनके सामने जो है ना वो कैमरे से गायब किया कि भाई रिकॉर्डिंग से गायब किया। वो तो ऐसे हो गया, बचपन में हम लिखते थे ना कुछ पेंसिल से तो मिटाओ। तो बहरहाल ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि नसीम भाई एक दफ़ा बच चुके हैं अजरुद्दीन के आगे। नसीम भाई और भी बहुत से प्लेयर से बचे हैं, वो मैं आगे आगे बताता रहूँगा। नसीम भाई को अल्लाह ताला ने बचाया बहुत है प्लेयर से, पिटने से, साफ बोल देता हूँ मैं, पिटने से। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, बचाने वाला बड़ा है। अच्छा यहाँ पे एक खबर है जो मिसबाउल हक की है। मिसबाउल हक ये तशवीश का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत से के साथ इतना नहीं खेला है। पाकिस्तान जो है ज़्यादातर छोटी टीमों के साथ खेलता है। कभी साल में ऐसा होता है कि इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया का कोई टूर जो है वो खेल लेते हैं, वरना वीक टीम्स के साथ ही खेलता है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान टीम बेहतर कैसे होगी? सही कह रहे हैं मिसबाउल हक? देखिए बेहतर कैसे होगी, आपको बेहतर तो होना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जब FTP बनता है तो उस वक्त अगर आपको मैचेस कम मिल रहे हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस कम मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम को, क्योंकि आप एक फुल क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं, आपको वहाँ पे एहतजाज करना चाहिए कि भाई इंडिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया से भी, इंग्लैंड से भी 5 टेस्ट मैचों की खेलेगा, हमें 2 मिल जाएँ तो बड़ी गनीमत समझी जाती है। तो हमें उस तरीके की क्रिकेट नहीं मिलती। लेकिन एट द सेम टाइम अब हम ये जवाब नहीं दे सकते कि हमें इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ क्रिकेट नहीं मिलती। इंडिया और पाकिस्तान का मैच इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। ये स्किल से ज़्यादा प्रेशर हैंडल करने का काम है। और आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जब ऊपर से 2-3 आउट किए थे तो उसके बाद हमने 10 विकेटों से इनको मैच मारा था, इसी इमारात में, इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, कि जहाँ पर हम 14 तारीख को मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। तो आप एक डिफरेंट बॉल गेम है और इस वक्त मेरे ख्याल है कि हम सबको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम सबको कहना चाहिए कि हमारी टीम में तमाम एबिलिटीज़ मौजूद हैं जो इंडिया का डट कर मुकाबला करेगी। बिल्कुल जी। जब पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें आ रही हैं तो हमें भी बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर हमारे प्लेयर्स अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम बैठे हुए बेफिक्र रहें। अगर हम देखेंगे कि कहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो हम यहाँ बैठे हुए, फिर हम बताएंगे कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जब तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता इस तरह की बातें ना की जाए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।